हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं, हम मेनली बात करते हैं नेट एग्जाम की और उसके साथ साथ में टीचिंग रिलेटेड जो भी एग्जाम्स होते हैं उनकी। तो आज यूजीसी नेट 2023 के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जून में आपके एग्जाम्स कंडक्ट हो चुके हैं। 13 जून से स्टार्ट होकर 22 जून तक कंप्लीट हो गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन था कि एग्जाम टाइम पर होंगे या नहीं, क्योंकि इस तरह के रूमर्स फैलाए जा रहे थे कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एग्जाम टाइम पर हो गए और सक्सेसफुली कंडक्ट हो गए। और डेटा भी आ गया है, कितने स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने फॉर्म फिल किया था और कितनों ने एग्जाम दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें बिल्कुल समय पर हो गई, जैसा कि एनटीए ने घोषित किया था। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपकी प्रोविजनल आंसर की कब आएगी, साथ ही साथ फाइनल आंसर की कब आएगी, फिर फाइनल रिजल्ट कब आएगा और कट ऑफ कितना जाएगा। तो आज के इस वीडियो में कोशिश करूंगी मैं आपको थोड़ा समझाने की इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं नेट 2023 का एग्जाम जो जून के मंथ में हुआ। लेकिन इसके पहले भी, यानी कि इस 2023 में आपके दो एग्जाम हो चुके। एक तो हुआ था आपका फेब में और मार्च के मंथ में, लेकिन वो साइकिल कौन सी थी? 2022 की दिसंबर वाली साइकिल थी। ठीक है ना। अब जून में भी हो गए और अब नेक्स्ट कब होगा आपका? दिसंबर के महीने में आपका फिर से एग्जाम होगा। यानी 2023 में तीसरी बार नेट का एग्जाम होगा दिसंबर के मंथ में। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा? ऐसा तीन तीन बार क्यों हो रहा? क्योंकि आप जानते हैं, पहले तो जो नेट का यूजीसी नेट का एग्जाम कंडक्ट कराती थी वो सीबीएसई कराती थी। फिर उसके बाद एनटीए ने ये अपने ऊपर ले लिया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने। तो उन्होंने भी सक्सेसफुली कंडक्ट कराया। लेकिन क्या हुआ 2020-21 में आपका कोरोना की वजह से जो साइकिल था वो डिस्टर्ब हो गया। एक साथ दो दो एग्जाम नहीं हो पाए, फिर उसके बाद पूरा दो एग्जाम साथ में हो गए। मतलब बहुत सारा मिसमैनेज हो गया। तो उसकी वजह से सारा का सारा सिस्टम जो है वो बेकार हो गया। लेकिन अब वो सारी जो चीजें हैं वो पटरी पर आ रही हैं। अब जैसे साल में 2 बार एग्जाम होता है, तो अब जून का हो गया, अब डायरेक्टली किस में होगा? दिसंबर में होगा। और उसके बाद फिर जैसे 2 बार एग्जाम्स होते हैं वो परंपरा के अनुसार होते रहेगा। ठीक है, अब बात आ जाती है कि इस साल जो एग्जाम हो गया है, दे दिए हैं, और उसमें रिजल्ट्स कैसे आएगा। तो पहले मैं बहुत बेसिक से समझाने की कोशिश करूंगी कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आप वो समझना चाहते हैं। लेकिन पहले क्वालिफाइंग क्राइटेरिया देख लीजिए कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो अगर आपके दोनों ही पेपर मिला के, पेपर 1 और 2, दोनों पेपर मिला के अगर 40% मार्क्स आते हैं तो भाई आप क्वालिफाई करने के रास्ते में हैं, है ना। और उसके नीचे तो फिर आपको कोई मतलब ही नहीं, आप तो क्वालिफाई ही नहीं, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और अगर आप SC ST OBC की कैटेगरी में हैं तो 35% अगर दोनों पेपर मिला के आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो अब मान लो कि 35% और अगर आपका 40% है ना, तो टोटल नंबर कितने होते हैं? 300 दोनों पेपर को मिला के। तो अगर 40% की बात की जाती है तो 120 नंबर। अगर आपके दोनों पेपर मिला के 120 नंबर आ रहे हैं तब तो आप क्वालिफाई करने के लिए रेडी हो, मतलब आपके चांसेस बन सकते हैं क्वालिफाई होने के। लेकिन ऐसा नहीं है कि 120 नंबर आ गए तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। क्यों? क्योंकि जैसा कि नेट का प्रोसीजर है वो क्या है कि ओनली 6%, जैसे कि पहले तो रिजल्ट आ गया, 40-40% जो हो गए या 35% जो हो गए वो चेक हो गया। उसके बाद बनेगी मेरिट लिस्ट, सब्जेक्ट वाइज मेरिट लिस्ट बनती है। हर एक सब्जेक्ट की अपनी अपनी मेरिट लिस्ट बनती है। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज मेरिट लिस्ट में जो टोटल 6% स्टूडेंट्स होते हैं टॉप के, जो टॉप के 6% स्टूडेंट होते हैं, केवल वही क्वालिफाई करते हैं नेट के लिए, लेक्चरशिप के लिए। ठीक है, और JRF की अगर बात की जाए तो ओनली 1%, कभी कभी 1.5% ऐसे हो जाते हैं कि जो कैंडिडेट JRF के लिए क्वालिफाई करते हैं। इसलिए अगर कोई सोचता है कि आंसर की चेक करते वक्त कि मेरे 120 नंबर आ रहे हैं, हाँ मैं तो क्वालिफाई कर जाऊंगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। टॉप लिस्ट देखी जाएगी, मेरिट लिस्ट बनेगी, उसमें से जो टॉप 6% स्टूडेंट होंगे वही क्वालिफाई कहलाएंगे। अब कुछ और चीजें समझने की हो जाती हैं इसमें कि एक तो देखिए पहले सब्जेक्ट्स होते हैं। अब यहाँ पर एक और बात देखी गई है कि
क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट्स में एग्जाम हुए हैं, तो कुछ एग्जाम टफ हुए हैं, कुछ हुए हैं इजी तो खैर नहीं हुआ। इस बार का जो स्टूडेंट से मिला है सुनने के लिए, वो ये हुआ है मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस थे, मतलब इजी नहीं था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। मतलब कंपैरेटिवली लास्ट यानी दिसंबर वाला जो सेशन था या साइकिल था, उससे इस बार का जो एग्जाम था वो थोड़ा डिफरेंट था, है ना, डिफिकल्टी लेवल में डिफरेंट था। और तो अब यहाँ पर एक दो चीजें आपकी आ जाती हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स तो होते हैं रेयर सब्जेक्ट्स और कुछ होते हैं कॉमन सब्जेक्ट। रेयर कॉमन सब्जेक्ट क्या होते हैं, जैसे जिन सब्जेक्ट्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे कॉमर्स हो गया, और भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें बहुत सारा स्टूडेंट्स बैठते हैं, हिस्ट्री वगैरह, इनमें बहुत स्टूडेंट बैठते हैं। तो अगर 20,000 से लेकर लाख में आपके स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो वो हो जाता है कॉमन। तो उसमें क्या हो जाता है, क्यों मैं ये बता रही हूँ, क्योंकि उसमें एक शिफ्ट की जगह 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है। 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा तो दोनों शिफ्ट के एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल देखा जाएगा, ठीक है। और कुछ रेयर सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें कम स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो 10,000 से लेकर आपके कुछ और मान लीजिए, है ना, तो उसमें एक ही शिफ्ट में आपका एग्जाम हो जाता है। तो एक शिफ्ट में एग्जाम में आपको डिफिकल्टी लेवल सिर्फ एक ही शिफ्ट का देखना पड़ता है, 2 अलग अलग शिफ्ट नहीं हो जाती, क्योंकि जब 2 शिफ्ट हो जाती हैं तो वहां पर प्रोसीजर आ जाता है नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम हो रहा है और दोनों शिफ्ट के एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल है वो अलग अलग है। मान लेते हैं 2 शिफ्ट का एग्जाम है, ये हो गया फर्स्ट शिफ्ट और दूसरा हो गया ये सेकंड शिफ्ट। इसमें एक बच्चे के 150 नंबर आ रहे हैं, इसमें भी एक बच्चे के 150 नंबर आ रहे हैं, लेकिन इसमें तो वो क्वालिफाई कर रहा है नेट के लिए, लेकिन इसमें नहीं कर रहा है। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए इसका जो लेवल है उसमें क्या हो रहा है कि 150 के नीचे बहुत सारे स्टूडेंट है ना, और उसका टॉप 6% में आ रहा है, लेकिन ये पेपर इजी था। इसमें क्या हो रहा है कि जो पेपर इजी होने की वजह से कई सारे स्टूडेंट इनसे ऊपर हैं, तो ऊपर होने की वजह से 150 वाला जो है वो टॉप 6% में नहीं आ रहा, तो क्या हो जाता है, फिर नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। इसी वजह से एक जैसे मार्क्स होने पर भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये हो जाता है नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जब 2 शिफ्ट में एग्जाम हो जाता है, तो ये भी एक प्रोसीजर है इसकी वजह से। तो अब क्या हो रहा है, परसेंटेज की जगह पे क्या निकाली जाती है, परसेंटाइल। परसेंटाइल में निकाला जाता है आपका रैंक, ठीक है, रैंक निकाला जाता है। तो परसेंटाइल किसके ऊपर आ जाता है कि उस दिन के उस शिफ्ट के पेपर में दोनों फर्स्ट शिफ्ट मतलब फर्स्ट पेपर और आपका जो सब्जेक्ट पेपर है, दोनों पेपर का मिला के आपके पेपर की रैंक क्या बन रही है, और उसके हिसाब से आपका निकाला जाता है परसेंटाइल। परसेंटाइल के बेस पे अब रिजल्ट बनता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में आपका समझना जरूरी हो जाता है, जो कुछ माइंड में आ जाती है क्वेश्चंस के क्या होना है क्या नहीं होना है। तो ये मान के चलें कि इस बार जो रिजल्ट आएगा वो कट ऑफ जो है वो थोड़ी नीचे जाने की संभावना है। क्यों नीचे जाने की संभावना है, क्योंकि जो एग्जाम का लेवल है डिफिकल्टी का वो मॉडरेट से डिफिकल्ट के तरफ जा रहा है ना। तो परसेंटेज जो होगा कट ऑफ का वो क्या जाएगा, थोड़ा कम जाएगा। पिछली बार बहुत हाई गया था। तो अगर आप सिर्फ नेट के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं तो 190 से लेकर 200 नंबर जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। और अगर जेआरएफ की बात की जाती है तो 205 से लेकर 215 के बीच में जो नंबर्स आएंगे उनमें नेट क्वालिफाई हो जाना चाहिए। मैं सिर्फ ये अनुमान लगा रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये बिल्कुल सही होगा, हो भी सकता है कि बिल्कुल गलत हो जाए, लेकिन ऐसा अनुमान किस बेस पर लगाया जा रहा है, जो पिछले साल के रिजल्ट्स निकले हैं उनके बेस पे, ठीक है। मेरे पास में ये पिछले साल यानी कि 2022 का रिजल्ट है, और 2022 में मैं आपको बता रही हूँ इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट का बता रही हूँ, और ये चीज मैं शेयर भी कर दूंगी आपको टेलीग्राम पे। जनरल में जो नंबर्स थे वो किस तरीके से नंबर थे कि 192 पर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का क्वालिफाई था लेक्चरशिप के लिए, और 212 में क्वालिफाई था जेआरएफ के लिए, और ओबीसी के लिए था 170, और इसके बाद में 196 जेआरएफ के लिए, है ना।
और एससी के लिए, एसटी के लिए भी 150, 152, 150, 152 का था। और यहाँ पर था 172, 176। ठीक है, तो ये था क्राइटेरिया। और इसी तरीके से जो हमारा सब्जेक्ट है एजुकेशन, हम उसका देख लेते हैं। उसका क्या था, तो जनरल कैटेगरी के लिए था आपका लेक्चरशिप के लिए 190 और जेआरएफ के लिए 210 और ओबीसी कैटेगरी में था 172 और 196। एससी कैटेगरी में, एसटी में देख लिया जाए तो 160, 162 और यहाँ पर देख लिया जाए तो 182, 184, 182 और 184। ये कैटेगरी थे आपके एग्जाम के आंसर कट ऑफ के, है ना। ये तो मेनली बात यहीं पर आकर अटक जाती है। 190 से लेकर 100, 200 तक आपके जो फर्स्ट कैटेगरी है, मतलब कि आपकी लेक्चरशिप के लिए, और दूसरा 212, 210 से लेके 220 के बीच में अगर मार्क्स आते हैं तो आपकी जेआरएफ के लिए। और इसी तरीके, क्योंकि हर जगह पर हमको यही कैटेगरी देखने मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही बिल्कुल है। हो सकता है कि कई सारे एग्जाम्स जो है उनका लेवल जो है बहुत डिफिकल्ट है, तो बच्चों के नंबर ही नहीं आए हों। नंबर सोच लेते हैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर आया है, बच्चे का जो क्वेश्चन है नहीं बन रहा है स्टूडेंट से, तो मैक्सिमम मार्क्स ही उनके 170 आ रहे हैं। 170 से ऊपर कोई नंबर ही नहीं आए हैं बच्चे के। ठीक है, तो 170 के बाद ही तो आपकी कट ऑफ बनेगा ना। 170 के बाद ही तो मेरिट लिस्ट बनेगी, तो कट ऑफ क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। और पेपर हो गया बहुत इजी, तो बच्चों ने 230 भी स्कोर किया है, तो 230 भी स्कोर किया है तो उस समय पे वैसे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तब आपका जो 6% जो होगा तो उसमें कट ऑफ चला जाएगा आपका ऊपर। 6% के स्टूडेंट्स जो होंगे टॉप के, उन्हीं का क्वालिफाई माना जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों को लेकर स्टूडेंट्स थोड़े से समझ सकते हैं, एक एक्सपेक्टेड लगा सकते हैं कि हमारा जो मार्क्स है उसके हिसाब से हम जितना भी हमने क्वालिफाई करना है उसके हिसाब से हमारा इस बार हो जाएगा या नहीं। तो ये मान लीजिए कि 22 तारीख को आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ है और एक हफ्ता और मान लो 22 तारीख से एक हफ्ते के बीच में प्रोविजनल आंसर की आ जाती है, तो 29 तारीख तक आपकी प्रोविजनल आंसर की आ जानी चाहिए। ठीक है, 8 दिन हम जोड़ लेते हैं, 29 या 30 तारीख तक आ जानी चाहिए। और उसके बाद आपकी 10 दिन और मान लीजिए फाइनल आंसर की आ जाएगी। और फाइनल आंसर की, अच्छा हाँ, प्रोविजनल आंसर की आने के बाद में आप क्या करेंगे, अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको चेक करेंगे कि आपके क्वेश्चंस का आपने ये लगाया था आपका सही आया नहीं आया। फिर आपको चैलेंज करने का भी मौका मिलेगा। मान लेते हैं कि आप सोच रहे हैं ABCD में से आपने A लगाया है और आंसर की में दिया हुआ है B, लेकिन आप बिल्कुल श्योर हो कि A ही सही था, है ना। तो A ही सही था, तो आप इस आंसर को चैलेंज कर सकते हो कि नहीं ये गलत दिया हुआ है, A ही सही था ना। तो आपको एक चैलेंज करने का मौका भी मिलता है। तो प्रोविजनल आंसर की के बाद आप चैलेंज कर सकते हो। फिर आती है 10 दिन मान लीजिए, फिर फाइनल आंसर की आएगी और फाइनल आंसर की आने के बाद में आपका फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा। और फाइनल रिजल्ट आने के बाद में आपका जो नेट 2023 जून का पूरा सिस्टम था वो हो जाएगा खत्म, और आपके कुछ दिनों के बाद फिर सर्टिफिकेट्स भी आ जाएंगे। तो ये था आपके रिजल्ट के बारे में और इस एग्जाम का पूरा लेखा जोखा मैंने समझाने की कोशिश करी। अगर आप कहेंगे तो मैं परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ताकि समझ में आ पाए कि परसेंटाइल कैसे निकाला जाता है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। अगर आप वो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको सेपरेटली एक वीडियो बना दूंगी परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन पर डिटेल में समझाते हुए। ठीक है, तो देखिए ऐसा है कि ये जो मैंने मोटा मोटा बता दिया कि क्या क्या होना चाहिए, कितने मार्क्स तक आना चाहिए, जिसकी वजह से आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो अब निराश होने की इसलिए जरूरत नहीं है कि ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि 2023 में एक बार फिर से होगा। आपका कब, दिसंबर के महीने में। दिसंबर के महीने में तो हमारे पास में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का समय है। अगर आप 1 जुलाई से, क्योंकि रिजल्ट्स की प्रोसेस करते करते 15 जुलाई तक हो जाएगा, फिर भी प्रोविजनल आंसर की के बाद में इतना तो समझ में आ जाएगा कि होगा कि नहीं होगा, है ना। तो
1 जुलाई से आप अपनी कोशिश करो, फिर से स्टार्ट पढ़ाई करना, फिर से स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आप पहली बार दे रहे हो और आप दूसरी बार दे रहे हो, दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। पहली बार जब हम देते हैं तो कुछ भी हमें मालूम नहीं होता, सब नया नया होता है, लेकिन पहली बार देने के बाद में हर चीज आपको समझ में आने लगती है कि कैसे पेपर लेना है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरीके से वहां पर बैठना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, ये सब चीजें समझ में आ जाती हैं। तो वो एक एक्सपीरियंस आपका सेकेंड टर्म में काम करता है, ठीक है। और इसके बाद में आप 2023 का दिसंबर वाला एग्जाम बहुत अच्छे से दे सकते हो, उसकी तैयारी आपको अभी से स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स ने हमारी अभी इस चैनल को देखा है और हमारी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिनको आप देख सकते हैं, मैंने हर वीडियो में अपनी प्लेलिस्ट के बारे में बताया है, तो सारे ही प्लेलिस्ट को एक बार देख लेना। अच्छा लगता है तो आप मेरे साथ जुड़कर अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ा लेना। बहुत सारे यूनिट्स पहले ही हो चुके हैं और उसके बाद हम एजुकेशन के लिए फिर से स्टार्ट करेंगे। कंप्लीट आपकी स्टडी होगी, स्ट्रक्चर वाइज स्टडी होगी, जिस तरीके से आपको समझ में आता है नॉर्मल भाषा में, उस तरीके से आपकी स्टडी होगी। और देखिए कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं और कॉन्सेप्ट का ऐसा है कि आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं तो उसको लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ में आपके 4 ऑप्शन होते हैं, तो 50 क्वेश्चन के साथ में 4 ऑप्शन यानी 200 क्वेश्चन तैयार होते हैं, 200 आपके पॉइंट्स तैयार होते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाएं, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। बहुत जल्द हम नया बैच शुरू करने वाले हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो हमें दिए हुए नंबर पर एक बार मैसेज जरूर करें, ठीक है। और आपका जो भी सब्जेक्ट हो, आप पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं, आप दोनों पेपर एजुकेशन और पेपर 1 की, तो दोनों आप मुझे मैसेज में लिखकर भेजें, एक सेपरेट आपका बैच बन जाएगा, कोई शुल्क नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं एक बात बताना चाहती हूँ, बहुत सारे चैनल्स हैं जो अपने अपने पेड कोर्सेज का ऐड करने लगे हैं कि उनका इतने में कोर्स होगा, उतने में कोर्स होगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ हमारा कोर्स जो है वो पूरा तरह से फ्री है, कुछ भी आपको नहीं देना है, केवल आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको PDF वगैरह सब कुछ आप मिल जाएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज मोनिशा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।